हेलो गाइस एंड वेलकम टू माइंड मैप यूपीएससी। आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज़ प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये प्रीएम्बल बेसिकली आया कहाँ से? ये प्रीएम्बल बेसिकली है क्या? तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि वेयर फ्रॉम this preamble has arrived. What is a preamble? है ना? Whether it's a part of our constitution or not, ये सारे आपके दिमाग में आने चाहिए। ये क्वेश्चन एक एक करके हम सब कुछ समझेंगे। तो सबसे पहले इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं। ये बेसिकली आया है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बना था? मैंने पुराने लेक्चर्स में भी बताया आपको कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो हमारा बना था वो बना था वाया कैबिनेट मिशन, है ना? और कैबिनेट मिशन से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी 1946 में कैबिनेट मिशन आया था, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने एक रेजोल्यूशन पास किया, दैट इज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, कि हाउ वी सी आर कंट्री, what we want out of our country, what we want to give to our citizens। हम अपने नागरिकों को क्या देना चाहते हैं, हम अपना पॉलिटी कैसा रखना चाहते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से आया। और जो मेजर पार्ट ऑफ आवर प्रीएम्बल है दैट इज बेसिकली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं कि बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्या देना चाहते हैं लोगों को, समझ रहे हैं ना? उसका एक रेजोल्यूशन लाया गया और ये वास्ट मेजॉरिटी से पास हुआ। तो ये होगी इसकी हिस्ट्री। अब हम प्रीएम्बल का कुछ कंटेंट पढ़ते हैं। प्रीएम्बल में बेसिकली है क्या, और उसको 4 भागों में डिवाइड करेंगे। और जो जो वर्ड इंपॉर्टेंट होंगे मैं उस पर एम्फेसिस करूंगा, तो अच्छे से देखना वीडियो को, ठीक है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल, देखिए, हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and of opportunity, and to promote amongst them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves this Constitution. ठीक है? अब इसको तोड़ते हैं। तोड़ना कैसे है? पहला मैं इसको मिटा देता हूँ यार, है ना? उसके बाद आगे कुछ पढ़ सकते हैं। तो पहली बात इसमें जो आती है कि इसमें अथॉरिटी कौन है, किसके लिए है। बेसिकली हमारा प्रीएम्बल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके लिए है? वी द पीपल। तो द सुप्रीम अथॉरिटी इज द पीपल। जनता है तो राज्य है,
जनता है तो पॉलिटी है, तो सुप्रीम अथॉरिटी इज पीपल। अब आते हैं नेचर के ऊपर। जो स्टेट ऑफ इंडिया है ना, वो कैसा होना चाहिए? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। अब इसमें जब हमारा प्रियम्बल एनैक्ट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्ट हुआ था, उस टाइम पे सोशलिस्ट और सेक्युलर ये दोनों वर्ड नहीं थे। ये दोनों वर्ड ऐड हुए हैं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, ये लिख लीजिए। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर वर्ड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए, और ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट अपने आप में बहुत ही बड़ा है। इसको आप मान सकते हैं, इसने आधा कॉन्स्टिट्यूशन या फिर मैक्सिमम पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करके रख दिया था। इसको आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी बोल सकते हैं। अब वर्ड्स को डिस्कस करते हैं कि नेचर सॉवरेन होना चाहिए। सॉवरेन मतलब जैसे आई एम अ सॉवरेन बीइंग, मतलब मेरे को अपने लिए सारे डिसीशंस खुद ले सकता हूं मैं। नोबडी कैन फोर्स मी टू टेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिसीजन। समझ रहे हैं? नोबडी कैन फोर्स मी, nobody can force the state of India to take a particular kind of decision, or India won't take any decision under the influence of any other state. समझ रहे हैं? तो that is sovereignty. दूसरा, सोशलिस्ट सेकुलर बाद में देखेंगे। डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ये तो आपने सुना ही होगा। बट डेमोक्रेसी भी दो तरह के होते हैं। ठीक है, अगर आप फॉरेन कंट्रीज में, जो छोटे कंट्रीज हैं, वहां पे आप चले जाएंगे तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी मिलेगा आपको। इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं हो सकती, क्योंकि यहां पे देखिए, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को पहले डिस्कस करते हैं जो इंडिया में है। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। हम वोट देंगे, हमारे नुमाइंदे पार्लियामेंट पे जाएंगे, और वो इंटर्न हमको लॉ बना के देंगे। वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। पीपल का काम इतना ही है कि टू सिलेक्ट अ लीडर एंड टू सेंड हिम, इतना ही काम है। उसके आगे अगर एक पीपल चाहे तो ही कैन नॉट मूव अ रेजोल्यूशन इन द पार्लियामेंट, है ना। ही कैन नॉट मेक लॉ। उसके लिए कौन कर रहा है? द रिप्रेजेंटेटिव वी हैव सिलेक्टेड, है ना। और डायरेक्ट डेमोक्रेसी में भी रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, बट पीपल के पास पावर है ऑफ रेफरेंडम, प्लेबिसाइड, है ना, रिकॉल। दे कैन, पीपल कैन रिकॉल अ रिप्रेजेंटेटिव दे हैव सिलेक्टेड। अगर वो बंदा अच्छे से काम नहीं कर रहा, देन पीपल कैन रिकॉल हिम। ठीक है, तो ये हो गया डेमोक्रेसी। हमारा इंडिया अगर हम पूछे तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। रिपब्लिक,
हम रिपब्लिक हैं क्योंकि वी हैव एन इलेक्टेड हेड। और अगर हम यही इंग्लैंड में चले जाएंगे, दे हैव अ हेड बट दे फॉलो मोनार्कियल हेड। मोनार्कियल वहाँ का राजा ही रहता है, और राजा नेपोटिज्म से ही चलता है उनका। कोई क्राइटेरिया नहीं है राजा सिलेक्ट करने का। दे आर नॉट इलेक्टेड, राजाज आर नॉट इलेक्टेड, दे आर मेयरली रबर स्टैम्प, कि उनको बस साइन करने का है। ठीक है, तो सिंस वी हैव एन इलेक्टेड हेड, तो कैन वी टेल दैट इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? क्यों? क्योंकि हमने इलेक्ट करके भेजा है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। समझ रहे हैं? एंड कैन वी टेल इंग्लैंड वाले सीन में कि दिस इज मोनार्कियल रिपब्लिक? है ना? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड मोनार्कियल रिपब्लिक, तो यही होता है अंतर। ठीक है, एक अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है ये चीज़ें, अगर आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हम एक वीडियो बनाएंगे ऑफ द बेसिक टू बेसिक ऑफ पॉलिटी, जो आपको पता होना ही चाहिए। अगर इन केस इस सिचुएशन में आपको ये नहीं पता कि एग्जीक्यूटिव कौन होता है, लेजिस्लेटिव कौन होता है, लेजिस्लेचर कौन होता है, एंड जुडिशरी कौन होता है, देन सॉरी माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो नहीं देखना चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये भी नहीं पता देन आप कमेंट करके बताइए, मैं पक्का बनाऊंगा उन सब के लिए जो एब्सोल्यूट बिगिनर है। ठीक है, सॉवरेन हमने समझ लिया, डेमोक्रेटिक हमने समझ लिया, रिपब्लिक हमने समझ लिया, सोशलिस्ट हम समझते हैं। ठीक है, तीन तरह के, हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखें तो तीन तरह की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, और एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट में जो गवर्नमेंट का कंट्रोल है दैट इज वेरी मिनिमल। सोशलिस्ट में गवर्नमेंट का कंट्रोल इज वेरी हाई, एंड मिक्स्ड में यहाँ पे प्राइवेट कंट्रोल ज़्यादा है। मिक्स्ड में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट हार्मनी में चलते हैं, एंड इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना? वी डोंट फॉलो द सोशलिज्म कॉन्सेप्ट दैट इज वेस्टर्नाइज्ड कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म। We follow our own concept of socialism. We work for the welfare of society. But at the same time, है ना, at the same time हम कैपिटलिज्म को भी बढ़ावा दे रहे हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं, हम प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं लगा रहे हैं, हम PSUs पे ही अपना पैसा जुगाड़ कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी है, बड़ा हमारे पास अदानी भी है, हमारे पास ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है। समझ रहे बातों को? तो ये सिंक में चल रहा है। एंड वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिज्म, या फिर आप मार्क्सिज्म भी बोल सकते हैं, जहां पे स्टेट का कंट्रोल रहता है पूरे रिसोर्सेज के ऊपर, है ना? तो हम अपने सोशलिज्म को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब सेकुलरिज्म पे आते हैं। इसमें भी दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक हो गया वेस्ट का, एक हो गया है इंडिया का।
वेस्ट बोलता है कि हमारा कोई रिलीजन ही नहीं है, नो रिलीजन। इंडिया भी बोलता है कि हमारा कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, बट वी इंटरफेयर इन रिलीजन, एंड वेस्ट दे डोंट इंटरफेयर इन रिलीजन। इंटरफेरेंस कैसे? हमने फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं 28, 29, 30, that are our religious freedom. Sorry, my apologies. 25, 26, 27 and 28. ये है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ये आपके फंडामेंटल राइट्स है। So can we say कि we are interfering in religion? है ना? वेस्ट में तो रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, उनका अपना वे ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है, गोरा काला। हमारे में नहीं है वो, है ना? तो ये सारे वर्ड्स हमने समझ लिए। अब आगे चलते हैं। हमने अथॉरिटी समझ ली, हमने नेचर समझ लिया। अब आगे आता है ऑब्जेक्टिव। जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है। जस्टिस, हमको जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, या फिर जो करंट गवर्नमेंट है, वो हमको क्या देने की कोशिश करेगी? कौन सा जस्टिस देने की कोशिश करेगी? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। सोचिए, आपके पास पैसा नहीं है ना? आपके पास पैसा नहीं है, तो क्या आप एक सोसाइटी में इंक्लूड हो पाएंगे? क्या आपके बच्चे, अगर किसी का बच्चा आइसक्रीम खा रहा है, तो क्या आपका बच्चा भी आइसक्रीम खा रहा है? क्या आप एक सोसाइटी में इंक्लूड हो पा रहे हैं? क्या आपको सोशल जस्टिस मिल रहा है? नहीं। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपका वोट का भी क्या कीमत? क्यों? क्योंकि फर्स्ट पेट भरना जरूरी है ना। नहीं तो आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होके क्या करेंगे? और अगर आपने वोट दिया, बाय चांस आपके पास पैसा नहीं, आपने वोट दिया, तो आपका रिप्रेजेंटेटिव अगर आपको काम नहीं लेके दे पा रहा है, अगर आपको सोशल सिक्योरिटी नहीं लाके दे पा रहा है, तो क्या फायदा? सो ये तीनों एक सिंक में चलते हैं। अगर आप इकोनॉमिक जस्टिस को हटा दे, तो सोशल पॉलिटिकल एक साथ टिक नहीं पाएंगे। एक को टिकने के लिए तीनों का आपस में जुड़े रहना इज वेरी नेसेसरी। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ये देखिए, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, इसकी लिबर्टी दी जा रही है आपको। अब ये समझिए आप, मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि आर पॉलिटी इज इंटरफेयरिंग इन योर रिलीजन। So the very concept of social secularism in India is different from that of West. They deny religion. ठीक है? Thought expression, liberty of thought expression. Article 19, clause 1, subclause A, that gives us freedom of speech and expression, but with
रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, वो अलग आगे की कहानी है, बट वी गेट दिस थिंग. इफ आवर प्रियम्बल हैज एम्फेसाइज समथिंग ना, वी आर गेटिंग दैट थिंग. We are getting social justice, we are getting economic justice, we are getting political justice. Ask why, ask how. आगे पता चल जाएगा आपको. Equality of status and of opportunity and to promote amongst them all. सबको, अगर आप ग्रेजुएट हैं, है ना, और एक पोस्ट निकला है यूपीएससी का जो बच्चों को आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईएफएस के लिए और वेरियस कैडर्स के लिए रिक्रूटमेंट करता है, देन यू आर एलिजिबल. स्टेट आपको ऐसे डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी कि फलाना इज फ्रॉम केरला सो ही इज़ अ ग्रेजुएट सो उसको हटाओ. नो, ग्रेजुएशन मीन्स ग्रेजुएशन. Our constitution gives us equality of opportunity, equality of status. आप अडानी हो, चाहे आप स्ट्रीट में सोने वाले कोई भी हो, अगर आप कोर्ट पे जा रहे हैं तो आप इक्वल हैं, इक्वल ऑफ स्टेटस. ऐसा नहीं कि अडानी को ताज से चाय लाके पिलाएंगे आपको तफरी से, नहीं. इफ अडानी इज गेटिंग चाय फ्रॉम तफरी, यू विल ऑल्सो गेट फ्रॉम तफरी. समझ रहे हैं? फैटर्निटी, assuring the dignity of individual and unity and integrity of nation. Fraternity का अपने आप में मतलब है brotherhood, the sense of brotherhood feeling. ये है objective of our preamble, objectives given in our preamble and are enacted in our constitution. पूरे का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने से पहले प्रियम्बल पढ़ना इसीलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि प्रियम्बल में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वो सारे तथ्य मिल जाएंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन देना चाहता है, कॉन्स्टिट्यूशन आपको व्यक्त करना चाहता है. बेसिकली इट्स अ समरी. और लास्ट में आता है डेट ऑफ कमेंसमेंट, that is 26th day of this 26th day of November do hereby enact and give ourselves this constitution. 26th day of November 1949. अब तो बोलेंगे कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन तो एनैक्ट हुआ था 26 जनवरी 1950 से. कुछ प्रोविजंस 1949 26 नवंबर 1949 में बन के रेडी हो गया था एंड 26 नवंबर 1949 से बहुत सारे प्रोविजंस लागू हो गए थे. बट 26 जनवरी 1950 को ही क्यों डेट चुना गया, इसके लिए थोड़ा सा रिवाइंड जाना पड़ेगा हिस्ट्री में. 1930 में लाहौर सेशन हुआ था. यहां पे पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन लिया गया था और ये रेजोल्यूशन लिया गया था 26 जनवरी 1950. And therefore 26 जनवरी was that important. उस दिन से हम आज़ाद हो गए थे, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं, अपने माइंड से. आप भी अपने माइंड के घोड़ों को दौड़ाइए, इस लेक्चर को एक और बार देखिए और प्रियम्बल को रट लीजिए क्योंकि यही प्रियम्बल आपको 2 मार्क्स दिला के जाएगा प्रीलिम्स में. पक्का आना है क्वेश्चन, पक्का आता ही आता है. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, अगर नहीं देखा तो मैं दिखा दूंगा. आज के लिए इतना ही. वीडियो काफ़ी लंबा हो